हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंट की सबसे पॉपुलर मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को, जिसकी IMDb रेटिंग से 8 आउट ऑफ 10 एंड रोटेन टोमेटोज पे इसका स्कोर 93% है। मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन स्कॉर्सेसी ने, जो कि अपने डार्क मूवीज़ के लिए बहुत ही फेमस है और ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो मूवी के एंड में हम इसके ट्रू इंसिडेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1920 अमेरिका से, जहां ओकलहामा में एक ओसेज इंडियन कम्युनिटी के लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग एक लकड़ी पे किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके ज़मीन में कोई भी फसल नहीं होती। तो वो उस लकड़ी को ज़मीन में दफना देते हैं और कुछ दिन बाद उनकी ज़मीन से अनाज तो नहीं मगर तेल का फव्वारा निकलता है। तो अब क्या था, ओसेज कम्युनिटी के अच्छे दिन आ जाते हैं और वो लोग इतने अमीर हो जाते हैं कि अमेरिकन को एज ए सर्वेंट अपने घरों में रखने लगते हैं। खैर, कई सालों के बाद यहाँ अर्नेस्ट नाम का एक वर्ल्ड वार 1 का सैनिक आता है और लियोनार्डो डिकैप्रियो उस रोल को प्ले कर रहे हैं। खैर, स्टेशन पे अर्नेस्ट को लेने के लिए हेनरी नाम का एक ओसेज आता है, जो कि उनके अंकल का फ्रेंड और पड़ोसी था। रास्ते में अर्नेस्ट पूछता है, ये सारी ज़मीन किसकी है? तो हेनरी कहता है, ये सारी ज़मीन उसकी है। अब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और हम मिलते हैं अर्नेस्ट के अंकल मिस्टर हेल और उसके कज़न बायरन से। मिस्टर हेल यहाँ शेरिफ का काम करते हैं और ओसेज लोगों के लिए गवर्नमेंट का काम भी देखते हैं। मिस्टर हेल यहाँ उससे पूछते हैं, क्या उसे लड़कियाँ पसंद है? तो अर्नेस्ट कहता है, हाँ, उसे हर तरह की लड़कियाँ पसंद है। मिस्टर हेल उसे एक बुक भी देते हैं ताकि वो ओसेज लोगों को और बेहतर तरीके से समझे और उसे यहाँ ड्राइविंग का काम दे देते हैं। कुल मिला के मिस्टर हेल उसे यहाँ किसी ओसेज लड़की को फंसाने का कह रहे थे। खैर, इधर हम देखते हैं कि यहाँ एक के बाद एक ओसेज लोगों का मर्डर हो रहा है। उसी के सिलसिले में मॉली नाम की एक ओसेज लड़की, जो कि यहाँ की सबसे अमीर परिवार से थी, एक प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर बेट्सी से मिलती है, क्योंकि अब तक इन मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है ये अब तक पता नहीं चल पाया था। तो मिस्टर बेट्सी भी वादा करते हैं कि वो जल्द से जल्द पता लगा लेंगे कि इन सब के पीछे किसका हाथ है और मॉली वहाँ से निकल जाती है। बाहर अर्नेस्ट उसे अपनी गाड़ी में बिठा के उसके घर छोड़ने के निकलता है। रास्ते में अर्नेस्ट को उसका फ्रेंड मिलता है और उसकी बीवी भी एक ओसेज थी। मीन्स के यहाँ अमेरिकन लड़के आते हैं और ओसेज लड़कियों से शादी करके अमीर बन जाते हैं। खैर, अब मॉली अर्नेस्ट की रेगुलर कस्टमर बन गई थी, तो अर्नेस्ट भी चांस नहीं छोड़ता उससे और वो उससे बात करने का ट्राई करता है, मगर मॉली उसे भाव नहीं देती, मगर ज़्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि मॉली भी अर्नेस्ट के चार्म के आगे टिक नहीं पाती और उसे एक दिन हैंडसम डेविल कहती है। अब कई दिनों के बाद एक बच्चे का नामकरण का फंक्शन होता है, जहां अर्नेस्ट भी आता है। अर्नेस्ट जब मॉली को घर छोड़ने आता है तो मॉली उसे एक हैट गिफ्ट करती है और डिनर के लिए भी रुकने को कहती है। अंदर आने पे मॉली की माँ लिजी अर्नेस्ट को देख के दूसरे कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो अमेरिकन्स को पसंद नहीं करती है। खैर, दोनों डिनर करते हैं। फिर मॉली पूछती है वो यहाँ कब आया? तब अर्नेस्ट बताता है कि उसे कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए हुए और वो अपने अंकल मिस्टर हेल के साथ रहता है। मॉली भी कहती है कि वो अच्छे इंसान हैं, ऐसे दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे ओसेज कल्चरल प्रोग्राम में मॉली की पूरी फैमिली नज़र आती है, जिसमें मॉली की छोटी बहन मिली, उसका हस्बैंड बिल और उसकी 2 बहनें रीटा, एना और उसकी मॉम भी नज़र आती है। जहां एना अर्नेस्ट की काफ़ी तारीफ़ करती है कि उसकी चॉइस अच्छी है और अब तक मॉली और अर्नेस्ट एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। प्रोग्राम के बाद मॉली और अर्नेस्ट एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जिस पे अर्नेस्ट उससे शादी के लिए पूछता है और मॉली भी हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में दोनों की ओसेज रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी में मिस्टर हेल मॉली और अर्नेस्ट को काफ़ी दुआएं देते हैं और मिली से भी आके मिलते हैं, जो कि काफ़ी बीमार थी। मिस्टर हेल उसे कंसोल करते हैं कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, मगर मिली काफ़ी उदास होती है, जैसे उसे पता था कि अब वो नहीं बचेगी और होता भी ऐसा ही है। तकरीबन 1 साल के बाद मिली की मौत हो जाती है। इससे लिजी अपनी बेटियों के साथ बहुत उदास होती है, मगर मिस्टर हेल एना को अल्कोहल देते हैं, क्योंकि मिस्टर हेल जानते थे कि एना किस टाइप की लड़की है।
कुछ देर बाद अर्नेस्ट आता है तो मिस्टर हेल उसे बताते हैं कि मिली के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड बिल की हो जाएगी। अगर किसी तरह बिल और उनकी दोनों बहनों को मार दिया जाए तो सारी प्रॉपर्टी मॉली की हो जाएगी, जो इनडायरेक्टली तुम्हारी होगी। और मिस्टर हेल यहाँ डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले उन्हें एना का मर्डर करना होगा और उसके बाद पूरी फैमिली को, जहाँ अर्नेस्ट भी उसकी बातों से सहमत था। खैर अब अर्नेस्ट बाप बन चुका था और इसी के साथ 2 साल और बीत जाते हैं, जहाँ बिल ने मिली की बहन रीटा से शादी कर ली थी और अब लिजी भी बीमार रहने लगी थी। वो मॉली से कहती है कि इन अमेरिकन्स के आने से हमारे लोग यहाँ से ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिकन्स काफ़ी बुरे हैं। मगर ये सुन के मॉली वहाँ से उठ के चली जाती है, क्योंकि उन्हें उनकी बातें पसंद नहीं आती। अब अर्नेस्ट देखता है कि एना ने काफ़ी ड्रिंक कर लिया है, तो वो बायरन के साथ उसे घर भेज देता है। अब उसी दिन से एना लापता हो जाती है और कई दिनों बाद एना की लाश जंगल से मिलती है। मॉली का दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता कि आखिर ये सब कौन कर सकता है, हालांकि हमें भी पता है कि ये सब किसने किया है। अब दूसरे दिन ओसेज लोगों की एक मीटिंग बैठती है, जहां वो लोग काफ़ी नाराज़ थे आए दिन इन मर्डर्स से। वो $1000 का इनाम भी रखते हैं, जो भी उन्हें मर्डर्स के बारे में बताएगा। साथ ही मिस्टर हेल भी $2000 का इनाम रखते हैं, जिसके लिए ओसेज लोग उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। अब मॉली और रीटा एना के लिए कॉफिन देखने जाती हैं, मगर इधर अर्नेस्ट दुकान वाले से कॉफिन के प्राइस को लेकर बहस करता है, जो कि दर्शा रहा था कि अर्नेस्ट कितना ग्रीडी इंसान है। खैर मॉली थक चुकी थी इन मर्डर्स से, इसलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर बर्न्स को हायर करती है। मिस्टर बर्न्स बताते हैं कि एना प्रेग्नेंट थी और वो ये भी बताते हैं कि वो जल्द पता लगा लेंगे कि एना का मर्डर किसने किया है। ये सुन के अर्नेस्ट थोड़ा घबरा जाता है और आकर हेल को सब बताता है, बट हेल कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब कुछ दिन बाद अर्नेस्ट मॉली को डॉक्टर के पास लेकर आता है उसकी डायबिटीज़ के इलाज के लिए, और अब तक अर्नेस्ट को दूसरा बेटा भी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हेल अर्नेस्ट को एक जगह पे बुलाता है और कहता है कि 4 साल हो गए और अभी तक हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, और तुम क्या कर रहे हो हमारे मकसद के लिए। उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो उसके लिए ही ये सब कर रहे हैं, वो उसे अमीर बनता देखना चाहते हैं। मॉली ने डिटेक्टिव भी हायर कर लिया है, और अगर उस डिटेक्टिव ने पता लगा लिया तो वो तो फंस जाएंगे। यहाँ हेल अर्नेस्ट को मारता भी है और अर्नेस्ट भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा था, जैसे कि वो बस हेल की कोई कठपुतली हो। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मिस्टर बर्न्स को 2 लोगों ने मिलकर मार डाला है, और वो 2 लोग कोई और नहीं बायरन और अर्नेस्ट थे। इसके बाद हेल, अर्नेस्ट और बायरन तीनों एक जगह पे जाते हैं। बायरन एक जॉन नाम के आदमी को बुलाता है, जो कि बॉम्ब्स बनाने में एक्सपर्ट था। उसने काफ़ी बैंक्स भी लूटे हैं। बायरन कहता है कि ये आदमी हमारे काम आ सकता है। दूसरी तरफ मॉली का इलाज करने वही 2 डॉक्टर्स घर आते हैं, मगर मॉली इलाज करवाने से मना कर देती है, तो अर्नेस्ट डॉक्टर को बाहर वेट करने को कहता है। अर्नेस्ट पूछता है वो ऐसा क्यों कर रही है, तो मॉली कहती है कि ये वही 2 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मिली का भी इलाज किया था और वो मारी गई, इसलिए उसे इन दोनों डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है। तो अर्नेस्ट उन दोनों डॉक्टर से इंसुलिन लेकर उनको जाने को कह देता है। अंदर आकर वो मॉली को डांटता है कि उसके बीमार होने के कारण उसे बाहर के साथ साथ घर का भी काम देखना पड़ता है और बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर से तुम मेरा काम भी बढ़ाती जा रही हो। तो मॉली भी उसके बात समझती है और अर्नेस्ट मॉली को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देता है। इधर हेनरी काफ़ी नशे में रहने लगता है और उदास भी, तो हेल उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुमने जो इंश्योरेंस हेनरी की करवाई थी, अगर वो अगले महीने के बाद मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, क्योंकि उसका और कोई नहीं है। अर्नेस्ट भी आके हेल से मिलता है और बताता है कि हेनरी मॉली का पहला पति था, अगर मॉली को कुछ होता है तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, इसलिए उसे भी मारना अब ज़रूरी है और ये काम वो जॉन को देंगे। तो अर्नेस्ट भी एज़ यूजुअल हेल की हर बात पे हाँ करता है। इधर अब तक लिजी भी बहुत बीमार थी और उसका इलाज भी वही 2 डॉक्टर्स करते हैं, मगर वो लिजी को बचा नहीं पाते और वो भी मर जाती है। लिजी के जाने से मॉली और रीटा बहुत दुखी थे, क्योंकि अब उनकी फैमिली में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। कुछ महीनों के बाद हेल और मॉली की फैमिली साथ डिनर के लिए मिलते हैं। मॉली कहती है कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव भी गायब हो गया है, तो हेल कहता है कि वो तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया। यहाँ अर्नेस्ट बताता है कि वो फिर से बाप बनने वाला है। ये सुन के पूरी फैमिली बहुत खुश होती है, मगर हेल खुश नहीं होता और ये बात अर्नेस्ट भी समझ जाता है।
उसके बाद अर्नेस्ट जॉन से आकर मिलता है और कहता है कि क्या तुम एक बहुत बड़ा बम बना सकते हो, और साथ ही उसे एक आदमी को भी मारना होगा। तो जॉन इसके लिए राज़ी हो जाता है। तो अर्नेस्ट हेनरी और जॉन की दोस्ती करवा देता है। ऐसे दोनों साथ काफ़ी दिनों तक वक्त बिताते हैं और ड्रिंक भी करते हैं, और एक दिन मौका देख के जॉन हेनरी को मार के वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ महीनों के बाद मॉली को एक बेटी होती है जिसका नाम वो एना रखती है। मॉली देखती है कि अब उसकी फैमिली में आधे से ज़्यादा वाइट लोग आ चुके हैं, और रीटा और बिल को भी देखती है जो उसके आखिरी फैमिली मेम्बर्स बचे हैं। रात जब मॉली और अर्नेस्ट सो रहे थे तो बाहर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो काफ़ी डर जाते हैं और अपने बच्चों को देखने के लिए नीचे जाते हैं। अर्नेस्ट जब बाहर आकर देखता है तो बिल और रीटा का घर धमाके में उड़ गया था। वो दोनों मारे जाते हैं। ये बात जब अर्नेस्ट मॉली को आकर बताता है तो मॉली टूट जाती है, क्योंकि उसने अपने आखिरी फैमिली मेम्बर को भी खो दिया था, और बहुत रोती है। अब मॉली डिसाइड करती है कि वो खुद वॉशिंगटन जाएगी और प्रेसिडेंट से मदद मांगेगी। तो वो अपने ओसेज लोगों के साथ वॉशिंगटन जाती है और प्रेसिडेंट को बताती है कि हमारे यहाँ मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा, जिसमें बहुत लोग मारे गए और खूनी का कोई भी पता नहीं, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। तो प्रेसिडेंट भी ठीक है बोलते हैं, और मॉली अपने लोगों के साथ वहाँ से वापस आ जाती है। इधर हेल अर्नेस्ट को एक बॉटल देता है और इंसुलिन में मिक्स करके मॉली को इंजेक्ट करने को कहता है ताकि वो बीमार रहे। वहाँ वो दोनों डॉक्टर्स भी होते हैं जो एक्चुअली हेल के लिए काम ही करते थे, और इसी तरह का स्लो पॉइजन देकर उन्होंने मिली और लिजी को भी मार डाला था। मगर अर्नेस्ट इस बात से बहुत दुखी होता है क्योंकि वो मॉली से प्यार करता था। मगर हेल के झूठ बोलने पे कि इससे वो मरेगी नहीं बल्कि सिर्फ बीमार रहेगी, तो अर्नेस्ट भी मान जाता है, जिससे कि वो उसके पूरे बिजनेस को संभालेगा, और वो तो बस उसे अमीर बनते देखना चाहता है। तो अर्नेस्ट भी मॉली के दवाई में वो पॉइजन देता रहता है, जिससे कि मॉली बीमार रहती है, और अर्नेस्ट इसके पूरे बिजनेस को संभालता है। इसके 2 हफ्तों के बाद टॉम वाइट नाम का एक डिटेक्टिव अपने पूरे टीम के साथ अर्नेस्ट के घर पे आता है, जिसे पर्सनली प्रेसिडेंट ने भेजा है मॉली के रिक्वेस्ट करने पे। वो कहता है कि हमने FBI नाम की एजेंसी खोली है जिसमें मुझे भेजा गया है, और वो मॉली से यहाँ बात करने के लिए आया है। तो अर्नेस्ट कहता है कि वो काफ़ी बीमार है और आप चाहें तो फ्राइडे आकर उससे मिल लीजिए। तो टॉम भी हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। मगर टॉम और उसकी पूरी टीम पूरे ओक्लाहोमा में इन मर्डर्स की मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाते हैं और सबसे पूछताछ करते हैं। तो अर्नेस्ट ये बात हेल को बताते हैं कि FBI ने बहुत बड़े बड़े डिटेक्टिव्स भेजे हैं। इस पे हेल कहता है कि तुम मत घबराओ, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद टॉम ओसेज लोगों के साथ एक मीटिंग करता है और हेल पे उससे शक होता है। मगर ओसेज लोग कहते हैं कि हेल एक अच्छा आदमी है, उसने तो मर्डरर्स को पकड़ने के लिए इनाम भी रखा था, वो भला इन सब में कैसे हो सकता है। तो टॉम कहता है तो अब तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया। तो टॉम और उसकी पूरी टीम उन दोनों डॉक्टर से भी पूछताछ करते हैं, जहां वो दोनों डॉक्टर्स अपने हर एक पेशेंट की पूरी जानकारी देने को तैयार थे। इसके बाद टॉम हेल से आकर मिलता है। हेल कहता है ये सब हमारे ही लोग हैं और वो भी काफ़ी परेशान हैं इन मर्डर्स से। इसके बाद अर्नेस्ट और हेल मिलते हैं। हेल बताता है कि ये FBI वाले काफ़ी पूछताछ कर रहे हैं और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें मेरा नाम किसी कीमत पे नहीं लेना है, क्योंकि इससे हम दोनों फंस जाएंगे। बट अगर मैं बाहर रहा तो तुम्हें किसी भी कीमत पे बाहर निकाल लूँगा। अर्नेस्ट पूछता है कि उसे क्या सज़ा होगी, तो हेल कहता है कि वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। इधर टॉम उन दोनों को बातें करते देख रहा था। टॉम उसके बाद एक आदमी से मिलता है जो उसे बताता है कि एना को मरने से पहले उसने उसे बायरन और एना के एक दोस्त के साथ देखा था और उसके दूसरे दिन एना मारी गई। इधर मॉली की हालत और ख़राब हो रही थी, जो कि अर्नेस्ट से देखी नहीं जा रही थी। तो वो थोड़ा सा जहर अपने ड्रिंक में भी मिला के खुद पी जाता है और फिर मॉली को भी इंजेक्शन दे देता है। और अब कहीं ना कहीं अर्नेस्ट FBI वालों को सब कुछ बताने को सोच रहा था। अब अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ एक जगह पे था जहां टॉम आकर उसे अरेस्ट कर लेता है और पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसे पूछा जाता है क्या तुमने किसी को मारा है। तो अर्नेस्ट कहता है नहीं, और वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दे, उसकी वाइफ बहुत बीमार है। इधर अब तक जॉन भी पकड़ा गया था और जब 2 एजेंट्स मॉली को आकर देखते हैं तो वो काफ़ी बीमार होती है और वो ऑफिसर्स उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं।
टॉम आकर ये बात अर्नेस्ट को बताता है कि उसने उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और अब वो बता दे कि वो ये सब किसके कहने पे कर रहा था। तो अर्नेस्ट हेल का नाम बता देता है। फिर हेल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और अब मॉली भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। खैर महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। अब इतने महीनों के बाद मॉली भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और कोर्ट में फिर अर्नेस्ट को लाया जाता है, जहां हेल का वकील हैमिल्टन कहता है कि उसे तो अभी तक अर्नेस्ट से पूछताछ करने का मौका ही नहीं मिला और मुझे इस चीज़ का पूरा हक है, मगर प्रोसिक्यूटर इस चीज़ का अपोज करते हैं, जिससे कि वहाँ बैठे ओसेज लोग भड़क जाते हैं और इसलिए जज सुनवाई की डेट को आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद अर्नेस्ट को हैमिल्टन और हेल के लोगों के पास लाया जाता है। हैमिल्टन उसे कहता है कि अगर तुमने हेल के बारे में बता दिया तो वो भी तुम्हारे साथ जेल चला जाएगा और अगर वो जेल गए तो हम तुम्हें नहीं बचा सकते। तब अर्नेस्ट कहता है कि मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया है। हैमिल्टन उसे डराता है कि वो लोग तुम्हें बहुत टॉर्चर करेंगे, मगर अर्नेस्ट कहता है कि उन लोगों ने उसे बिल्कुल टॉर्चर नहीं किया। इधर हेल की फैमिली भी उसे हेल को बचाने को कहती है। अब इतना फोर्स करने के बाद अर्नेस्ट भी उनकी बात मान जाता है और फिर कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, जहां सभी लोगों से पूछताछ होती है, जिसमें एक आदमी जिसने एना का मर्डर किया था वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि ये सब उसने बायरन के साथ मिलकर किया। इसके 3 महीने के बाद अर्नेस्ट की छोटी बेटी की डेथ हो जाती है क्योंकि उसे लंग्स की प्रॉब्लम थी और इस बारे में टॉम आकर अर्नेस्ट को बताता है। अर्नेस्ट ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है और अब जाकर उसे एहसास होता है कि किसी अपने को खो देने का दर्द कैसा होता है। खैर अर्नेस्ट भी मॉली के साथ बच्चे को दफनाने के लिए जाता है। यहाँ मॉली अर्नेस्ट को देखती है मगर उससे बिना कुछ बात किए वहाँ से चली जाती है और ये सब चीज़ें अर्नेस्ट को बदल के रख देती है। उसके बाद अर्नेस्ट हेल से मिलता है और कहता है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए उसे सज़ा मिल रही है और अब वो सब कुछ बता देगा। मगर हेल को अभी भी खुद की पड़ी थी। वो कहता है कि अगर वो अंदर गया तो उसे भी बचा नहीं पाएगा। इस पे अर्नेस्ट कहता है कि अब उसे बचना भी नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि हेल ने तो अर्नेस्ट को भी मरवाने का प्लान बनाया था और अब तक जो वो नाटक कर रहा था कि वो अर्नेस्ट को अमीर बनते देखना चाहता है, वो सब कुछ झूठ था। वो बस अर्नेस्ट का इस्तेमाल कर रहा था। खैर कोर्ट में अर्नेस्ट सबको बता देता है कि मिली, एना, रीटा, लिजी, बिल और हेनरी का मर्डर उसने हेल के ही कहने पे करवाया। उससे ये भी पूछा जाता है कि उसने क्या पैसों के लिए मॉली से शादी की, तो अर्नेस्ट कहता है नहीं, वो मॉली से प्यार करता था इसलिए उसने उससे शादी की, जो कि बिल्कुल झूठ है। अर्नेस्ट मॉली को पसंद करता था मगर शादी तो उसने पैसों के लिए ही की थी और भला ये कैसा प्यार कि आप अपने पार्टनर को जहर दो। खैर ये सब वहाँ बैठी मॉली भी सुन रही थी। अब कुछ दिनों के बाद टॉम अर्नेस्ट को मॉली से मिलवाता है। अर्नेस्ट मॉली से माफ़ी मांगता है मगर मॉली पूछती है क्या उसने इंसुलिन की दवाइयों में उसे जहर मिला के दिया था। तब अर्नेस्ट कहता है नहीं, मगर मॉली को सच पता था इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसपे कि अर्नेस्ट कंफ्यूज हो जाता है कि मॉली ने उस पर भरोसा किया या नहीं। खैर यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। कहानी के रियल इंसिडेंट के बारे में बात करें तो 1920 में ओसेज लोगों को अमेरिका में रहने के लिए कोई जगह नहीं दी जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें ओकलहामा की बंजर ज़मीन थमा दी। साथ ही ये पेपर्स भी बने कि इस ज़मीन से जो भी मिलेगा उस पर सिर्फ ओसेज लोगों का हक होगा। जिसके बाद यहाँ से तेल निकला और इसकी आगे की स्टोरी तो हमें पूरी मूवी में दिखाई ही गई है। अब मूवी के बाद की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओसेज मर्डर मिस्ट्री के कारण ही FBI की फाउंडेशन रखी गई और जेक और एडगर FBI के पहले चीफ थे जिन्होंने इस केस की पूरी जानकारी सामने रखी थी। अर्नेस्ट और हेल को उम्र कैद की सज़ा मिली मगर बाद में उन दोनों को पैरोल पे छोड़ दिया गया और हेल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, मगर हेल के बढ़ती उम्र के कारण 87 इयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई और उन दोनों डॉक्टर्स को भी छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था और बायरन को भी थोड़े साल की सज़ा के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद मॉली ने इस केस के ख़त्म होने के बाद अर्नेस्ट को डिवोर्स दे दिया और फिर उसने तीसरी शादी कर ली, मगर 1937 में 50 इयर्स की एज में मॉली की भी डेथ हो गई डायबिटीज़ के कारण और उसे उसके मॉम, डैड और बहनों के बगल में दफना दिया गया। और ये थी पूरी ओसेज मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी, जिसमें था बहुत सारा लालच, धोखा और झूठा प्यार।
सो आज के लिए इतना ही। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और अच्छी मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।